Hello, it's me. Long time no see. How's everyone? Thank you for your prayers. Everyone's good at home now. और विद दैट said and done, आज मैंने कुछ लोगों को केटर स्पेसिफिकली किया है जिनको जो लिख भी रहे थे कि उनको फीचर नहीं कर रहा। ऐसी बात नहीं है कि फीचर नहीं कर रहा है या मेरे पास कंटेंट इतना ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है कि मैं कर नहीं पा रहा। हर एपिसोड का एक मिक्स बनाना होता है ताकि लोग एंटरटेन रहें और लंबी स्टोरी एक ज़रूर हो, ताकि शॉर्ट एंड स्वीट अगर बना देने लगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। मतलब अंडरस्टूड सी बात है। अभी आज ही एक साहब से मेरी बात हो रही थी। डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइन ऑफ वर्क, और जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छा होता है। मेंटल इमेज जब क्रिएट हो जाता है फिर सही मानों में मज़ा आता है। तो जब डिटेल्स ना दें कि भाई कौन सी जगह है, कैसा मौसम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो यू नो फिर स्टोरी में वो जान नहीं आती। तो मूविंग ऑन, एंड बिफोर आई एम मूविंग ऑन, ऑलवेज नीड सबमिशंस। सेशन हो नहीं सकता विदाउट सबमिशंस। एक साहब मुझे फिक्शनल स्टोरी का पूछ रहे थे आज, तो मैंने उनको यही कहा कि आप बनाएं। अगर आप परसुइंग राइटिंग और जनरल नॉवल राइटिंग या समथिंग लाइक दैट करना चाहते हैं और आप टेस्ट करना चाहते हैं आपकी स्टोरी कैसी है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। नरेशन के लिए मैं आपकी अलग बना दूंगा, मैं ताकि ये फिक्शनल स्टोरी है या यूं है, और अलग एक वीडियो में डाल दूंगा। तो एवरी ऑल काइंड ऑफ कंटेंट इज वेलकम। यू नो माई ईमेल एड्रेस, आप उस पर भेजें, हम उस पर काम करेंगे। और इसी साथ आगे बात करते हैं। और पहली स्टोरी हम मुदस्सर साहब की बयान कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये 2014 की बात है और ये अपने दोस्त के घर की छत पे बैठे हुए थे अपने भाई के साथ। रात का टाइम था, गालिबन 1 बजे का। तो ये कह रहे हैं कि कराची के रहने वाले हैं, तो 1 बजे रात को भूख लगी तो बिरयानी तो मिल जाती है कहीं ना कहीं से, तो ये लोग लेके आ गए और फिर छत पे बैठ के खाने लगे। तो ये कहते ये हैं कि इनको थोड़ी मस्खरी सूझी और ऐसे ही खाते खाते कोई एक बोटी उठा के हवा में उछाल दी और कहा कि जिसको खानी खा ले, या यहाँ जो है वो इसको खा ले, और इस तरह करके हरकतें कर रहे थे। बहरहाल ये खा पी के फारे हो गए अपनी तफरी वफरी करके, और रात को मेरे ख्याल 2 बजे या मतलब ऐसी किसी टाइम पे ये घर को रवाना हो गए। और बकौल इनके 3 बजे के करीब घर जाके इनको फिर भूख लगना शुरू हो गई, और मतलब अजीब सी सिचुएशन के इतनी ऐसी भूख लग रही है, जब और दो खा के आए हैं तो फिर इन्होंने घर में जो पका हुआ था वो भी खा लिया। कहते हैं वो भी खाने के बाद अब सोने की कोशिश करें तो इनको एक ऐसी घबराहट फील होने शुरू हुई कि मतलब सीरियस, इतनी ज़्यादा पसीने पसीने हो गए कि ये नहाने चले गए, और पानी से नहाने के बावजूद ठंडे पानी से उनको फर्क नहीं पड़ा, और परेशानी हो रही है। हार्ट बीट जो है वो तेज हो रही है। तो कहते ये हैं कि ये नौबत आ गई कि घर वालों को उठाना पड़ गया, और घर वाले मतलब इनको हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल कहते हैं कि लेके गए, वहां पहुंचे, वो तो इनको याद है, लेकिन उसके बाद ये होश में नहीं थे। अब होश में आए, सब कुछ हुए, तो इनके भाई ने इनको बताया कि जैसे ही तुम बेहोश हुए थोड़ी देर में तुम होश में आके फिर बातें तुमने करना शुरू की, और बातें ऐसी, आवाज तुम्हारी ऐसी लग रही थी जैसे 2 आदमियों की आवाज है, और तुमने खूब लोगों को बुरा भला कहा और गालियां वालियां दी। और इस चीज को मतलब कंट्रोल करने की हमने बड़ी कोशिश की। और कहते हैं कि उसके बाद मतलब हालत ये हो गई थी कि शक्ल की जो
एक एक्सप्रेशन और शक्ल इन जनरल भी अजीब सी चेंज हो गई थी, मतलब नॉर्मल नहीं लग रहे थे। उसके बाद वही हुआ कि फिर बेहोश हो के फिर जब होश में आए तो अब तुम कह रहे हो कि तुम कुछ याद नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये मामला कुछ महीना 2-3 चला, इनका इलाज हुआ, रूहानी इलाज एंड एवरीथिंग। और पता ये चला कि जब ये उस तरह की हरकतें कर रहे थे तो एक जिन को जाके वो गोश्त का पीस लगा था, और उसको फिर इन पे शदीद गुस्सा आया, उसने इन पे कब्जा कर लिया था और काफी फिर मुश्किल से उसने इनको छोड़ा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं हारिस साहब की, और हारिस साहब बताते हैं कि ये अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ ये गए थे कैलाश, गिलगित वगैरह, फेरी मेडोज। तो बकौल इनकी कि कैलाश बड़ी अच्छी जगह है, बड़े कम टूरिस्ट थे वहां पे और बड़ा मजा आया। और तो सारे लोग जहाँ ये रुके हुए थे एक बड़े से कमरे में थे, जिसमें अटैच वॉशरूम भी था। इनके भाई भाई भी साथ ही थे। तो ये कहते हैं कि इनके भाई छोटे थे, लेकिन उसके अलावा, उनके छोटे भाई के अलावा, हर आदमी को ऐसी फीलिंग थी उस होटल में रात को सोते वक्त कि उनको कोई देख रहा है। और वो वैसे तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन अगले दिन एक आदमी ने बताया कि रात को बाथरूम में से नॉकिंग की भी आवाज आती रही। लेकिन खैर ये इनका ट्रिप चलता रहा। और ये फेरी मेडोज की बात करते हैं कि ये वहां ट्रैकिंग पे गए हुए थे, तो बेस कैंप ट्रैक करके आगे निकल चुके थे और वापसी आ रहे थे तो मतलब शाम हो चुकी थी, और 1-1.5 किलोमीटर दूर बेस कैंप से अंधेरा हो गया था। तो ये लेट तो हो चुके थे, लेकिन रास्ता इनको पता था ये जा रहे थे। तो अब अंधेरे में एक सीधी लाइन के हिसाब से ये लोग चल रहे थे, और वॉकिंग स्टिक्स भी थी और सब कुछ था ताकि सब एक साथ चलें। तो एक दोस्त को ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई बंदा इनके साथ साथ भाग रहा है। जब ये मूव कर रहे हैं तो वो भी मूव कर रहा है, लेकिन भाग रहा है। और ये साथ साथ इनके चल रहा है। इन्हें रुक के देखा भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक जगह रेस्ट करने के लिए रुके कि पानी शानी पी लें, टांगे वांगे सीधी करके, मतलब बैठ के थोड़ा रिलैक्स करें, फिर लंबा चलना है। तो ये कहते हैं कि मेरे पास एक टॉर्च थी बड़ी हाई पावर, तो उसको मैंने ऑन करके, क्योंकि एक दोस्त ने गाने भी चलाए हुए थे, तो हर तरफ जब मारा तो एक कटा हुआ दरख्त था, उसके पीछे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई खड़ा हुआ है। कहते हैं जब दोबारा उस पर रोशनी मारी तो फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद कोई सर जैसी कोई चीज छुपी हुई नजर आ रही है दरख्त के पीछे। अब ये लोग जब चलना शुरू हुए तो इन्होंने अपने दोस्त को बोला कि गाने बंद करो, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि कोई दरख्तों में है और हमारा पीछा कर रहा है, और हमने जाहिर सी बात है गाने शाने लगाए हुए हैं तो आराम से कोई ट्रेस कर सकता है। तो कहते हैं गाने जब बंद किए तो फिर ऐसा लगा कि जो पीछे पीछे आ रहा है उसकी पेस स्लो हो गई, और फिर इन लोगों ने मना कर दिया सबको कि भाई दरख्तों की तरफ नहीं देखो, पता नहीं कौन चीज है, कौन है, क्या है। ये करते कराते अपने बेस कैंप पे पहुंचे, और जहां पे रुके हुए थे वहां पहुंचे तो होटल स्टाफ से जब ये जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, तो उसने कहा शुक्र अदा करो कि वो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आ गया, क्योंकि इन जंगलात में ये मसले हैं, और बड़ी बात है कि वो आप लोगों के साथ पीछे यहाँ नहीं आ गया, वरना वो ऐसी चीजें छोड़ती रही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्टोरी ऑफ एंड मोर ऑफ अ लेसन कि जंगल में जो है ना गाने लगा के ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए। यू नेवर नो व्हाट यू माइट अट्रैक्ट। तो मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं अमरीन साहिबा की। ये कहती हैं कि 2 साल पहले इनके फादर को स्ट्रोक हुआ था, तो ये इनका ताल्लुक इंडिया से है, तो बेंगलोर इंडिया में एक हॉस्पिटल था जो बड़ा ह्यूज, मतलब एरिया पे, एकर्स पे बना हुआ है। तो वो उधर सिस्टम ऐसा था कि हॉस्पिटल क्लस्टर्स में बना हुआ था कि एक बिल्डिंग थोड़े से फासले पे एक और बिल्डिंग में, इस तरीके से। तो उधर ये लेके पहुंचे हुए थे। ऐसी बात है, स्ट्रोक एक सीरियस मतलब इलनेस है, एक अटैक है। तो परेशान थे। तो अब जब थोड़ा सा बेहतरी के लिए आने लगे, मतलब एक इमरजेंसी सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आया, तो
उसी कैंपस के अंदर एक अदद 1 किलोमीटर के फासले में, उसी मतलब हॉस्पिटल की बाउंड्रीज के अंदर 1 किलोमीटर के फासले पे कॉटेजेस बने हुए थे, जो कि मतलब लॉन्गर स्टेइंग पेशेंट्स के लिए और इस तरह के इस्तेमाल में दे दिया जाते थे, रेंट आउट हो जाते थे। तो ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए फॉर प्राइवेसी, और क्योंकि ये इनकी वालदा वालिद साहब ही थे। तो मतलब सिलसिला वहाँ चलता रहा। अब ये कहती थी कि ये ईशा के बाद रात को वॉक के लिए अक्सर निकलती थी बाहर, तो और भी पेशेंट्स होते थे और उनके अटेंडेंट्स होते थे और स्टूडेंट्स भी होते थे, तो वहाँ पे टहल रहे होते थे, चहलकदमी होती थी, एक रश होता था। लेकिन 10 बजे के बाद वहाँ थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता था, तो उनको ये अच्छा लगता था, सुकून, खामोशी। तो ये जो चलती थी, मतलब वॉक करती थी, तो एक पॉइंट था जहां पर इनको ऐसा लगता था कुछ जल रहा है, जलने की स्मेल आती है। लेकिन इन्हें कभी नोटिस ज्यादा नहीं किया, क्योंकि ये सोचती थी कि कहीं पत्ते वत्ते जमा करके कहीं पीछे सफाई वाले जलाते होंगे उस एरिया के, और उसकी स्मेल इस एरिया पे आती होगी, तो उस पॉइंट पे इनको फील होता था। अभी कहती हैं ये चलता रहा सिलसिला। फिर एक दिन इनको जो था, रमजान करीब आ रहे थे, तो कुछ सामान लेने जाना पड़ा। तो ये सोच के गई थी कि मैं मगरिब से पहले आ जाऊंगी, लेकिन ऐन मगरिब गुजरने के बाद ये घर में एंटर हुई कि दरवाज़ा खोला, छोटा सा बिल्कुल कॉटेज था। तो दरवाज़ा खोला, सामने किचन था, उसमें सामान रख रही है। फिर ये पलटी दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो एक इंतहाई लंबा सफ़ेद अरबी कंदूरे टाइप ड्रेस में बंदा खड़ा हुआ था, जिसको ये नीचे से ऊपर तक देखती नहीं, क्योंकि वो एक तो सफ़ेद ड्रेस में, लिबास लिबास में खड़ा था, उसके अलावा उसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी जैसी भी निकल रही थी। तो ये उसको देखती जानी थी ऊपर तक, और ये नोट किया कि उस आदमी की गर्दन के ऊपर सर नहीं है, मतलब बगैर सर के वो एक सफ़ेद सी चीज़ है, और ये बिल्कुल हक्का बक्का उसको देख रही थी। कहती है 15 से 20 मिनट मैंने, 20 सेकेंड सॉरी, उसको देखा, और देखते देखते वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। अब उस चीज को दिमाग से निकाला और थोड़े नॉर्मल सी लेके आई, लेकिन जैसे ही रमजान शुरू हुआ और पहली सहरी से पहले ये उठी थी, तो मतलब ख्वाब देख के ही उठी थी। इन ख्वाब में देखा कि एक सफेद कलर का सांप इनकी नाक में से निकल के इनके जिस्म में से बाहर, जो कि इनके अंदर था, वो निकला और भाग गया। और उसी शौक से उठ गई कि इन्हें क्या देखा। तो बेसिकली बच गई ये, क्योंकि कोई चीज इनको पोजेस करना चाह रही थी शायद, जो इनके जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। प्रॉबेबली दैट बर्निंग स्मेल जहाँ पे आती थी, तो वो कोई चीज थी वहां, और उससे ये बच गई, बिकॉज मे बी अर्ली स्टेजेस थे और रमजान आ गया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और इसी बात से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीसम साहब। मीसम साहब ऑलरेडी ये स्टोरी शेयर कर चुके हैं, लेकिन जो ट्विस्ट था स्टोरी का वो उन्होंने शेयर नहीं किया था, तो उनके कहने पे हम फिर ये स्टोरी रिपीट कर रहे हैं। तो कहते ये हैं कि 2021 की बात है। तो हाईवे के पास कराची में एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, कढ़ाई और शीशा वगैरह टाइप की चीज़ों का। तो ये कहते ये हैं कि ये वहाँ पे उस इलाके में जमाली पुल की तरफ समवेयर, उस रेस्टोरेंट के आगे पीछे इनका कोई दोस्त था, वहाँ उसका घर बन रहा था, तो वहाँ बैठकें चल रही थी। तो ये लड़के वहाँ बैठते थे वहाँ पे, और क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी फैमिली वहाँ शिफ्ट तो नहीं हुई थी, ये वहाँ जाके बैठते, बैठक लगाते थे और सिगरेटें पीते थे और चरसे पीते थे, कुछ करते थे। बहरहाल तो इनको भी दावत दी गई कि भाई हम बैठक लगाते हैं यहाँ पे, तुम क्यों नहीं आते। तो इनको भी एक तरीके से खुड़क हुई कि ठीक है भाई, हम मैं भी आता हूँ। तो ये चले गए। रात का मेरे ख्याल है कोई
एक डेढ़ पता नहीं क्यों ऐसी कोई टाइम था, तो ये पहुंच गए वहां, लड़कों के साथ बैठ के लगाए, कश खींचे इन्हीं ने, और पी के टोन हो गए ये, थोड़ा सा मतलब बकौल इनके के इन्हें इतनी पी ली थी कि ये उस नशे की उसमें आ गए थे। तो फैसला हुआ कि जी घर जाने का टाइम है, तो 2:30-3 बजे ये घर के लिए रवाना हो गए, और बाकी जो पार्टी थी वो वहीं, एक तो वहीं एक का था और एक का तो घर ही था, तो वो वहां रुक गए और ये निकल पड़े। अब ये कहते हैं कि ये जब उस गली से, वो रेस्टोरेंट वाली गली से रात को सुन निकल रहे थे तो सन्नाटे में, तो इन्होंने देखा कि एक कुत्तों का घेरा है, सर्कल है, और उसके बीच में एक काला सा गधा नजर आया है इनको। तो ये बाइक पे जा रहे थे, तो और वो सारे उसके ऊपर घेरा डाल के भौंके जा रहे थे। तो ये सोच रहे थे कि इस गधे की तो शामत है आज, ये तो नहीं बचता। तो ये जाते जाते मतलब वो पीछे से भौंके जा रहे थे, तो इन्हीं ने जब पलट के देखा उस वक्त तक वो जो मूव कर रहे थे वो पूरा, तो मूव करके एक स्ट्रीट लाइट के नीचे तक आ चुका था। जब इन्हें पलट के देखा तो जब जहां लाइट पड़ी थी, तो कुत्तों के ऊपर तो लाइट थी और वो घेरा डाले हुए खड़े हुए थे और भौंके जा रहे थे, लेकिन अब जिस चीज पे वो भौंक रहे थे वो वहां नजर नहीं आ रही थी। खाली दायरा था और उसपे वो कुत्ते भौंक रहे थे खाली हवा की तरफ। ये देखने के बाद इनको अंदाजा हुआ कि यहाँ कोई मामला गड़बड़ है, और इन्होंने अपनी बाइक भगाई। ये आ गए जी मेन रोड पे। बकरा ईद का बकौल इनका सीजन चल रहा था, तो मंडी लगी थी दूर, उसकी रोशनियां नजर आई तो कुछ इत्मीनान हुआ। तो ये बाइक चलाते हुए जा रहे थे, तो एक खाली अपार्टमेंट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहां जाके इनकी बाइक बंद हो गई। अब ये हैरत से उस बाइक को आगे पीछे मतलब हिला रहे हैं, देख रहे हैं, पेट्रोल भी है, सब कुछ है, बिल्कुल मोटरसाइकिल ठीक है, तो स्टार्ट नहीं हो रही। इनको एहसास नहीं हुआ कि इनकी तरफ कुछ भीड़ सी आ रही है। थोड़ी देर में इन्होंने नोटिस किया कि सामने की तरफ से इनके पास कुत्ते आ रहे हैं बहुत सारे। तो ये डर भी गए, अब ये बाइक पे चलाने के वीराने में खड़े हुए हैं, कोई भाग जाने की जगह भी नहीं है, और ये कुत्ते बिल्कुल ही इनके पास भागते हुए आए और इनसे थोड़ा सा पहले रुक के भौंकना शुरू हो गया। अब ये परेशान कि ये मेरे पीछे लग गए और बाइक नहीं चल रही, तो इनको एहसास हुआ ये मुझ पे नहीं भौंक रहे, ये मेरे पीछे किसी चीज पे भौंक रहे हैं, क्योंकि उनकी अटेंशन जो थी वो इनकी डायरेक्शन में नहीं थी, ये बीच में आ गए थे उस चीज के। अब जैसे ही इनको ये एहसास हुआ, तो इन्होंने जल्दी जल्दी जो जो इनको कल में आते थे, सब कुछ आते थे, पढ़ना शुरू किया, तौबा की, आयतल कुर्सी वगैरह वगैरह पढ़ी। तो वो कुत्ते सेटल डाउन हुए, चुप हुए, नॉर्मलाइज होकर थोड़ा खामोश हुए, तो इन्होंने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, तो बाइक स्टार्ट हो गई। तो फिर ये इनको एहसास हुआ कि ये किसी चीज की वजह से ये बाइक बंद हुई थी, और वो चीज इनके पास आ रही थी और कुत्ते पहचान गए थे, तो वो फिर भागते हुए आ गए थे, तो ये वहां से निकल गए। अब ये कहते हैं कि मैंने तौबा कर ली है कि मैं कोई दोबारा इस तरह की किसी एक्टिविटी करूं, कि जाके कोई नशा करूं और फिर इस तरह करके ड्रामे करूं, ताकि दोबारा मुझे ये ना देखना पड़े। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी विद मॉरल, नो पफ पफ पास सेशंस। तो मूविंग ऑन, हम बात करते हैं हमारे दोस्त एहसन साहब की। एहसन साहब बोलते हैं कि 2017 में ये यूनी में पढ़ते थे, और ये सखर के पास के रहने वाले हैं। तो इनकी एक औताक थी, एक बैठक थी, जो मतलब एक प्रॉपर्टी थी, थोड़ा सा फासले पे। वो मतलब इनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, तो इट वाज नॉट अ पब्लिक प्लेस। तो एक औताक था, बैठक थी, मतलब एक चार दीवारी में एक बड़ी सी जमीन थी, गार्डन सा था। जैसे ही आप एंटर होते हैं गेट से, तो सीधे हाथ पे कुछ काम करने वालों के कमरे थे, बाथरूम था, और उसके बिल्कुल मतलब आगे आके तो गार्डन है, और गार्डन के फिर दूसरी तरफ एक कमरा है बड़ा सा, जहाँ पे ये लोग बैठक लगाते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते हैं, उस तरह के इस्तेमाल में जगह है। तो कहते हैं ये रात के किसी पहर पे पहुंचे थे, तो
ये और इनके दोस्त, ये सारे जो थे वहां मौजूद थे। और बेसिकली दो दोस्त और ये, तो रात का कोई टाइम था और बिकॉज इनकी 12 डिग्री पड़ रहा था, 2 बज रहे थे, दिसंबर का ही महीना था। तो इनके दोनों दोस्त अंदर कमरे में घुसे हुए गेम वीडियो गेम खेल रहे थे और ये बाहर जो थे बैठे हुए थे और आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। और इनको मजा आता था ऐसे बैठने में सर्दी में बाहर। कहते हैं इनके पास 3 लकड़ियां थी काफी मोटी, जो कि अगर आग जलाओ तो वो ऐसे हिल नहीं जाती। तो इन्होंने पहले तो वो आग जलाई और वो एक पिरामिड फॉर्म में वो लकड़ियां रख के एक के ऊपर एक करके रख दी। अब कहते हैं ये जब जलाई तो उसके बाद ऐसी बात है, वो इतनी मोटी लकड़ियां आग इतनी जल्दी थोड़ी पकड़ेंगी और सब कुछ। तो ये अपने मोबाइल में लगे हुए थे कि इनको एहसास हुआ जैसे कोई सफेद सी चीज यूं इनके सामने से गुजरी है। अब ये अपने फोन में लगे हुए हैं, सामने से गुजरी, इन्हीं मुंह उठा के देखा, इन्हें कुछ नजर नहीं आया। तो ये सोचा कि मोबाइल से रोशनी निकली होगी, उसी को मैंने जूम कर लिया कि कोई मूवमेंट हुई है। अब जब ये इन्होंने दोबारा फोन देखना शुरू किया, फिर इनको मूवमेंट महसूस हुई और एब्रप्टली इन्होंने फिर ऊपर देखना शुरू कर दिया कि कौन है क्या है। तो कोई भी नहीं था वहां। कहते ये हैं कि उसके बाद मुझे एहसास हुआ जैसे वो जो लकड़ियां मैंने रखी हुई थी वो मेरे पैरों में टांगों में आई हुई। मुझे एहसास नहीं हुआ और मैंने जब टांगे वांगे मतलब हिलाई तो नीचे गिरी। मुझे हैरत हुई कि ये तो मैंने वो बना के रखी थी, ये मेरे टांगों में कहां से आ गई और ये इतनी मोटी मोटी हैं, कैसे थोड़ी ये उड़ के आ जाएंगी या कुछ। वापस उन्होंने सेट करके रखी और अब जाके अपने दोस्तों को बुला के लाए जो दो अंदर बैठे थे। भाई बाहर आओ, क्या कर रहे हो। कहते हैं ये है कि दोनों करीब करीब इनके बैठ गए, ऐसे कि हाथ से पकड़ सके बंदा, इतने करीब। जैसे ही बैठे तो एक फॉग सा, एक धुआं सा फैल गया कि एकदम से एक फॉग आ गया और ऐसा धुंध मतलब हुई कि इनको एक दूसरा बंदा नजर नहीं आ रहा था। एक दूसरे के इन्होंने हाथ पकड़े देखने के लिए कि बैठा है कि नहीं बैठा है। इस सूरत हाल में ये बैठे थे वॉशरूम की तरफ, मतलब वर्कर्स वाली साइड की तरफ आग जला के। तो बाथरूम पे किसी ने अंदर से खटखटाना शुरू किया। तो ये हुआ, एक दोस्त जो इनका सबसे ज्यादा डरपोक था वो तो उठा और भागा। वैसी धुन में नजर कुछ नहीं आ रहा था, उसने जाके किसी भी एक वर्कर के कमरे में घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया। इन्हें दूसरे दोस्त को पकड़ा और बाथरूम की तरफ गए कि पता नहीं क्या मसला है, कोई अंदर फंस गया है, क्या हुई है। तो वहां तक जब चलने लगे तो आवाजें आना बंद हो गई। आवाजें आने बंद हुई, खड़े हुए, भाई ये क्या हुआ। खैर वापस जाने लगे तो वापस जाके बैठे तो फिर आवाजें आना शुरू हो गई। फिर इन्हें उसको लड़का भी को बोला और फिर वो भी आ गया, आवाज भी रुक गई। फिर बैठे हुए तो एकदम से वो धुन जो थी वो क्लियर हो गई। उसके क्लियर होते के साथ ही ये लोग बाहर जो गार्ड बैठे हुए थे, मतलब वो ताक के बाहर, उनके पास गए कि मतलब ये क्या था। तो उसने तो बोला, जो गार्ड्स बैठे थे, यहाँ तो कोई धुंध आई ही नहीं है। कहते नहीं, अंदर ऐसा हुआ था, धुआं सा फैल गया था। उन्होंने बोला साहब हमने कुछ भी नहीं देखा ऐसा जैसा आप कह रहे हैं। तो बकौल इनके कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं है कि ये हुआ क्या था उस दिन। और ये नशे भी नहीं कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और मेन बात वही है कि यू नेवर नो क्या से क्या हो जाता है और कब हो जाता है। इसको लेके हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त जैद साहब की, जो इंडिया से बेसिकली रहते तो अब थाईलैंड में, लेकिन बहरहाल ये जयपुर इंडिया की बात है। ये कहते हैं कि जी इनके वालिद साहब का एक फैमिली बिजनेस था जो कि सारे इनके चचा वगैरह मिलके चलाते थे। तो हुआ कुछ यूं कि इनकी सब आपस में लड़ाई हो गई। मतलब वो होता है फैमिली बिजनेसेस, बड़े फैमिलीज में और इश्यूज होते हैं।
कि कोई कुछ ज़्यादा खा के मतलब शेयर में कुछ हो गया, कोई अपना प्रॉफिट नहीं शेयर करना चाह रहा है, समथिंग ऑन द लाइंस। तो इनका फटा हो गया। तो ये और इनके जो बड़े ताया हैं, ये लोग अलग हो गए और इन लोगों ने फिर अपना एक अलग कारोबार शुरू किया, जिसकी वजह से ये लोग अब थाईलैंड में रहते हैं, वहां से चल रहा है काम। तो कभी कभी ये लोग वापस इंडिया चक्कर लगाने जाते हैं किसी ना किसी रीजन। तो इनका एक वहां बड़ा घर है, जो पहले मतलब एक जॉइंट फैमिली के प्रॉब्लली हिसाब से बना हुआ था, ह्यूज 4 फ्लोर्स वगैरह वगैरह। लेकिन अब वहां पे यही लोग कभी कभी जाते हैं। लेकिन इनके वहां नौकरों ने उनको बताया भी और शिकायत भी की कि यहाँ लोग कभी कभी अजीब चीजें फेंक के चले जाते हैं, जैसे गोश्त में सुइयां चुभी हुई और उस तरह की चीजें। तो आप मोहतात रहा करें यहाँ पे, ये पता नहीं यहाँ क्या है। तो इस तरह ये बता रहे थे कि ये इंडिया आए हुए थे, इनकी बेसिकली जैद साहब के बड़े बड़े भाई भी हैं और बड़ी बहन भी है। तो उनकी बहन की शादी थी, तो ये लोग आए हुए थे। और इस वक्त ये 16 साल के थे और इनकी जो बड़े भाई थे वो 21 साल के थे। अब किसी दावत के चक्कर में घर वाले इनके गए, तो दोनों भाइयों को छोड़ के गए थे घर पे। तो ये दोनों घर पे ही थे और बकौल इनके कि 40 मिनट गुजरे होंगे। तो लोगों के गए हुए, तो भाई और दोनों भाई अकेले थे। इनको घर में, क्योंकि 4 मंजिला घर में ये सिर्फ एक फ्लोर पे रहते थे, बाकी को जरूरत नहीं थी और ये तो वैसी टेम्परेरी आते थे, तो कोई कभी इतना वो किया नहीं। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर पे रुके हुए थे, तो कहते हैं कि हंसने की आवाजें आना शुरू हो। इन लोगों ने इग्नोर किया, क्योंकि इतनी तेज नहीं थी और ये सोच के कहीं बाहर बाहर से आ गई होंगी, कहीं से कोई हवा से कोई आवाज गूंजी होगी, तो ऐसा लगा होगा कि कोई हंस रहा है। तो कहते हैं कुछ देर गुजरी तो इनको इनकी बहन ने ऊपर के मंजिल से आवाज दी कि जैद ऊपर आना। तो ये थोड़े से हैरान हुए, परेशान हुए, और इनको बिल्कुल ये ख्याल नहीं आया ये सारे लोग तो गए हुए। तो ये इसी सोच में थे कि उसने, उनकी बहन ने अब बड़े भाई का नाम लेके आवाज दी कि फला काम है, ऊपर आ जाओ। अब बड़े भाई साहब जो बड़े थे, उन्होंने उसको जवाब दिया कि भाई ये काम तुम खुद भी कर सकती हो, उसके लिए मेरा ऊपर आना जरूरी नहीं है। ये बोलकर वो चुप हो गया। अब जब वो चुप हुआ, तो इन दोनों को 1 मिनट के बाद एहसास हुआ कि उनकी बहन तो घर पे ही नहीं है। तो ये कौन आवाज दे रहा है? जब ये हुआ तो एक हंसने की आवाज दोबारा आना शुरू हो गई, इस दफा जोर से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो कि बाहर से आ रही। अब जब ये हुआ, तो इन दोनों बंदों ने आपस में बात करना शुरू की, खामोशी की बात की, ये क्या सिलसिला है। और फिर हंसने की आवाज पूरे घर में आने लगी। तो ये अपना बताते हैं कि इन्होंने एक डंडा या कोई रॉड पड़ी हुई थी उठा ली, और मतलब ये एक अग्रेसिव मोड में आ गए कि जो कोई घर में घुसाया है उसको आए, मैं उसको सीधा करता हूँ और ये सब कुछ। तो इनके भाई साहब ने गाड़ी की चाबियां ढूंढ के उठाई और इनको बोला निकलो, चलो यहाँ से फौरन। ये लड़ने मरने के लिए उतरे हुए कि मैं, तुम जो भी हो तुम आओ, तो मैं तेरे ठीक करता हूँ, मैं तुम्हें कौन गुस्से हो तुम। इनके भाई ने इनको पकड़ के घसीट के गाड़ी मतलब बाहर निकालने के लिए कोशिश की। तो इन्होंने देखा कि एक लाल कपड़ों में औरत ऊपर की मंजिल से उतरी और नीचे आके इनके एक बेडरूम में घुस गई, और उस बेडरूम में से अब हंसने की आवाज आ रही है। इनके भाई साहब ने इनको लिटरली घसीट के गाड़ी में बैठाया, गाड़ी स्टार्ट की और नानी के घर ले गया, जो कि इनसे 15-20 मिनट के फासले पे था घर से। जहां नानी को जब पता चला तो उन्होंने इनको खूब गालियां वालियां दी और कहा कि ये इस तरह की स्टुपिडिटी दोबारा नहीं करना, कि तुम डंडे पकड़ के खड़े हो गए कि आओ मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें जब अंदाजा हो गया कि ये कोई इंसान नहीं है, तो ये पागलपन क्यों किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बड़ी बात है भाई, आप लड़ने खड़े हो गए थे। मुझे तो मेरे ख्याल 2 मिनट में एहसास अगर होता
तो मैं आपके बड़े भाई से पहले ही बोल चुका होता कि निकलो इधर से। तो आगे बात करते हैं, और बात करते हैं जनाब अली साहब की। अली साहब से पहले हम थोड़ा सा पानी पी लें। तो अली साहब की स्टोरी की बात करते हैं, और अली साहब ये कहते हैं कि इनके जो दादा थे, ये एक सिविल सर्वेंट थे, मतलब सरकारी मुलाजिम थे, और बेसिकली एक वेटरनरी डॉक्टर थे इन द 60s। तो जो इनका काम था उसके चक्कर में इनको बहुत मतलब वीराने गांव वगैरह में भेजा जाता था जहां जानवर रखे जाते थे। तो इनकी दादी बताती हैं कि बड़ी अजीब अजीब जगहों पे इनको भेजा गया, लेकिन एक ऐसा घर था जो कि वो भूल नहीं सकती, क्योंकि जब ये वहां गए, शुरू शुरू में जाहिर सी बात है कुछ नहीं होता, लेकिन रात गांव में जल्दी हो जाती है, 7 बजे 8 बजे सब लोग अंदर चले आते हैं। तो इनके घर का जो मेन गेट था उस पे छोटे छोटे सर नजर आना शुरू हो जाते, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं उस गेट पे चढ़े हुए हैं और अंदर देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली दादी जो थी बहुत इनकी रिलीजियस खातून थी, तो वो पढ़ पढ़ा के चीजें फूक फूक के हर चीज पे वो करती थी, काबू करने की कोशिश कि भाई जाओ यहाँ से, हमें डराओ नहीं, हमारे बच्चे छोटे हैं। तो कहती हैं जब ये इस तरीके से फिर करती थी सब कुछ, तो लिविंग रूम में जहाँ पे अजूमिंग के वहीं पे सबसे ज्यादा ये पढ़ती होंगी बैठ के बच्चों के साथ। तो कुछ अरसे में लिविंग रूम में ये बैठी, ये गए तो देखा कि एक लाश पड़ी हुई है जिसके ऊपर एक चादर डली। बच्चे ये देख के डर गए, और फिर चिल्लाने पे ये जब आई तो ने उसको देखा, तो फिर उसको बोला, लाश की तरफ मुखातिब करके कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, क्यों इनको डरा रहे हो, और उनको लेके आयतें वगैरह पढ़ती हुई अपने कमरे में ले गए। अब कहती हैं कि भाई मगरिब के बाद या मगरिब के टाइम पे इस तरह की हरकतें आम थी, और जब तक उस घर में वो रहती थी तो हाल ये था कि क्योंकि ये गांव टाइप के घर तो ऐसे होते हैं ना कि भाई वॉशरूम हमेशा अलहदा होता है, अलग जगह पे होता है। तो रात में अगर किसी को बाथरूम जाना पड़ जाए, किसी बच्चे को वगैरह को, जैसे ये लेके निकले एक दफा, तो कॉरिडोर से मतलब बाथरूम के रास्ते में हम हैं उनके, मतलब ये हैं और जा रही हैं, कहती हैं देखा कि उस रास्ते में एक गोश्त का लोथड़ा नजर आना शुरू हुआ, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं वो गोश्त जो था वो हिलना शुरू हुआ, और उसने इनके आने से पहले बाथरूम में चला गया, और दरवाजा बंद हो गया पीछे से। तो ये सब मतलब फिर वही होता था कि रात में वॉशरूम वगैरह नहीं जाते थे, और ये सब इन लोगों ने बर्दाश्त किया। और फिर एज यूजुअल क्योंकि बहुत शॉर्ट स्टेज होते थे इनके, जब तक मतलब ये चीज़ों को हैंडल करते थे, तो वो कर कर आके ये घर शिफ्ट हो गया, तो ये चीज़ पे दोबारा नहीं हुई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनलाइटिंग अस विद दैट स्टोरी। और अब हम एक स्टोरी की तरफ जा रहे हैं जो वैभव ने हमें भेजी है, और वो स्टोरी अगेन ये बताती है कि इंसान इंसान को जितनी तकलीफ देता है उतना कोई किसी और चीज ने आज तक मेरे ख्याल इंसान को इतनी नहीं दी एज अ कलेक्टिव। तो ये कहते हैं कि आई एम सॉरी इफ आई एम मर्डरिंग योर नेम, मैं कहा वैभव ही पढ़ते हैं शायद। तो ये बताते हैं कि ये मुंबई के पास गांव में रहते हैं, और इनका सारा जो खानदान है आस पड़ोस के करीबी इलाकों में है, करीबी गांव में है, यह सब
करीब करीब हैं। तो इनकी जो खाला हैं, उनके बेसिकली शौहर का इंतकाल हो गया था, तो इनका जो बेटा था अक्षय, वो नौकरी करता था करीबी एक शहर में, और वो घर चलाता था। गालिबन अंबरनाथ नाम का शहर है, या खैर अगर गलती होगी तो बताइए। तो वहां उस शहर के पास एक छोटा गांव था, या एक गांव था। तो उस गांव की किसी लड़की के साथ उनको इश्क हो गया। अब दोनों की एथनिक जबान और एथनिसिटी का फर्क था। तो जब लड़की, और साल भर ये सिलसिला चला, तो जब लड़की के घर वालों को पता चला कि ये किसी और उसका लड़के से मतलब इंटरेस्टेड है और इस तरह का सिलसिला है, तो उन लोगों ने फ्लैट आउट मना कर दिया और उस लड़की का एक दूसरी जगह इंगेजमेंट करवा दी। अच्छा, ये तो अपने उसमें काम पे ही थे, तो वही बात हुई कि वो सेटिस्फाइड नहीं थी उस डायरेक्शन से, तो वो चुपके से एक दिन भाग के अक्षय के पास आ गई, और एक इन लोगों ने मतलब शादी कर ली, और ये अपने घर ले गया इसको। ऑब्वियसली इनकी खाला को अच्छा नहीं लगा इस तरीके से, मतलब एक ही लड़का और इस तरह का हिसाब किताब, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उसके बाद कुछ मतलब बेहतर तरीके से और रस्म व रिवाज के हिसाब से शादी दोबारा मतलब हुई, और तरीके से, और फिर उसको लेके आ गए, मतलब एक प्रॉपर शक्ल दे दी। अब ये कहते हैं कि जब नॉर्मल होने लगा, ये सब कुछ चीज होने लगी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके अब वो लड़की जो है वो अपने मतलब खामोश होती गई। वक्त के साथ वो इतनी मतलब आज होने लगी कि कोने में बैठ जाए खामोश, और चुप करके बैठी रहे पूरा दिन। अच्छा, ये इनकी वालदा अक्षय की, यानी इनकी खाला, ये सोचती नहीं कि वो मिस करती होगी अपने खानदान को, और एक हम अलग जबान बोलने वाले लोग हैं, तो बड़ा आइसोलेटेड फील करती होगी, तो इसलिए परेशान है, बैठती होगी, याद आते होंगे लोग वगैरह वगैरह। अब वक्त के साथ जैसे जैसे दिन गुजरे, तो उसने अब कोने में बैठ के रोना शुरू कर दिया, सिसकियां ले लेके। तो ये काफी प्रॉब्लम है, मतलब कंसर्निंग बात हो गई कि मतलब ये अब ये तो बहुत ज्यादा परेशानी। तो इन्होंने फिर अक्षय को बताया कि भाई ये दोपहर के टाइम ऐसे बैठी होती है, रोती है। तो छुट्टी के दिन जब वो घर पे था, तो इसी तरह वो रोने लगी, लेकिन इस दिन वो जब रो रही थी तो उसकी आवाज काफी भारी थी। तो ये उनकी वालदा गए उसको समझाने, बात बात करने, उसने उनकी जवाब एज यूजुअल कोई जवाब नहीं दिया। तो अक्षय अपनी बीवी के बराबर में बैठा, और उसने जैसी उसको हल्का सा हाथ लगाया कि बात करो, मतलब क्या परेशानी है, क्या हो गया है, तो उसने एकदम से जो है वो रोते रोते इसकी तरफ चीख मारी कि मुझे हाथ मत लगाना। और उसकी आंखें पीली हो गई, और उसकी मांग में सिंदूर भरना शुरू हो गया। वो हैरत से उसको देखता रहा, और वो हल्की सी हंसने लगी, और हंसते हंसते बेहोश हो गई। ये देख के जाहिर सी बात है वो उसको जल्दी से अस्पताल लेके गए, और जब वो वहां पे होश में आई तो बिल्कुल ठीक थी। दिन गुजरते गए, और वो इसी तरह कोना एक पकड़ने लगी, और कोने में बैठी रहती थी। और ये सिलसिला पहली दफा उन्होंने उस दिन देखा था, लेकिन अब ये आम हो गया था कि दोपहर के वक्त उसकी मांग में एक सिंदूर सा आने लगता था, और मतलब आंखें अजीब हो जाती थी, और वो अजीब तरीके से सिसकियां लेती रहती थी, रोती रहती थी, और अजीब एक सिलसिला हो गया था। समझ में आ चुकी थी कि ये मामला कुछ मेडिकल नहीं है। तो एक पंडित को बुलाया गया। पंडित ने कुछ अमल किए, कुछ पढ़ाई की, कुछ इबादत की, और उसके बाद एक पाउडर जैसी चीज इनको दी कि इसको लगा के रखें उस लड़की के ऊपर, तो ये ठीक रहेगी। तो वो उस चीज के बाद से नॉर्मल रहने लगी, और इस तरह की एपिसोड्स कम हो गए कि वो चीख रही है, पीट रही है, या रो रही है।
अब ये अप्रैल में इनकी शादी हुई थी और मई में बकौल इनके वैभव के 15 मई को, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कोई फंक्शन हुआ था ना कुछ हुआ था, तो फैसला हुआ था कि मतलब एक छोटा सा फंक्शन रखा जाएगा ताकि लोगों को भी पता चले ना कि भाई उसकी शादी हो गई है। तो 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था और लोग घर में नाच रहे थे, गा रहे थे। तो लड़की जो थी वो मेकअप करवा रही थी, ये एक और लड़की आई हुई थी, वो उसका उनकी बीवी का, अक्षय की, मेकअप कर रही। अब इस हल्ले गुल्ले में एकदम से वो चीखती हुई औरत निकली बाहर, भागती हुई। तो ये पूछते हुए कि क्या हुआ करते हुए ये अंदर घुसे और ये खुद वैभव इस चीज के आई विटनेस है, ने खुद अपनी आंखों से देखा कि इनकी जो बीवी थी अक्षय की, वो अजीब तरीके से सर झुकाए बैठी हुई, सर लटकाए बिल्कुल, और सिसकियां लेके कभी रो रही है और अजीब तरीके से आवाजें निकाल ली। और इसने देखा कि उसके सर पे लाल लाली बढ़ती जा रही है और वो सिंदूर जो था वो बह के उसके माथे पे एक टीके की तरह आ गया है। और देखते ही कहता है कि उसके हाथों के ऊपर अजीब किस्म के निशान बन रहे थे, जैसे कोई गुड़िया का शेप हो। अब ये सब देखने के बाद अक्षय जो है वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया। तो कहते ही हैं कि वो एकदम से उठी और उसने अक्षय को गिरबान से पकड़ लिया और उसको कहा कि ये लड़की मेरी है, एक मर्दाना आवाज में, और उसके बाद बेहोश हो गई। ये इसको फौरन लड़की को उठाया गया और करीब में एक मस्जिद थी जहां पे एक मशहूर साहब थे, काफी अच्छी उम्र के, 70 प्लस के, उनको बड़े साहब के नाम से लोग जानते थे, जो कि काफी लोगों के इलाज कर चुके थे, जिन और वगैरह वगैरह जो उन पे आ जाते हैं, तारी हो जाते हैं। तो उनके जहन में वो आदमी आया तो उस लड़की को लेके ये लोग सारे उनके पास गए। अब जब ये बड़े साहब के पास पहुंचे तो बड़े साहब ने दम किया हुआ जब पानी उसके ऊपर मारा तो वो होश में फौरन आ गई और दो लोगों की आवाज में उसने बात करनी शुरू की, एक औरत के लहजे में और एक आदमी के लहजे में। अब जब ये शुरू हुआ तो उस औरत ने पहले ही उसको बोला, बड़े साहब को, कि बुढ़े मेरे मामले में ना पड़। उसके बाद बड़े साहब ने फिर कुछ दम किया, पानी वानी किया, कुछ किया और उसके ऊपर किया और फिर लोगों को बोला कि इसके हाथ बांधो जल्दी से। जब उसके हाथ बांध लिए तो उन्होंने पूछताछ शुरू की कि तुम लोग कौन हो, तुम कौन हो। तो आदमी ने की आवाज में जवाब मिला कि इसकी जहां मंगनी हुई थी, लड़के वालों ने मुझे भेजा है इसको वापस लाने के लिए। उन्होंने पूछा कि वो औरत कौन है, उसको किसने भेजा है। तो उस औरत ने जवाब दिया कि इस लड़की के घर वालों ने मुझे भेजा है इसके शौहर की कत्ल की। अब ये सुनने के बाद वो आदमी, बड़े साहब जो थे, वो इबादत में बैठ गए और काफी दम किया और पानी तावीज वगैरह सब इन पे किया और बताया कि इस औरत पे दो चीजों का कब्जा है और मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनसे लड़ सकूं। तुम्हें एक, उन्होंने अपने एक और बंदे का बताया कि वो काफी थोड़ा दूर है, 60-70 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसमें इतनी इस वक्त ताकत है कि इस औरत में से दो को निकाल सके, क्योंकि दो चीजें जो इस पर आज तारी हुई है वो मेरे इस उम्र में मेरे बस की बात नहीं। तो उसके पास, उन साहब के पास जब इनको लेके गए तो उसने बताया कि भाई ये तो ऐसा कोई काम हुआ हो, ऐसी चीजें आई हुई हैं जो खून की प्यासी हैं, तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए मतलब कुछ जानवरों की लिस्ट दी गई है, बकरे और मुर्गियां वगैरह आएंगी और उनको हलाल मतलब करना पड़ेगा, उनकी जान दी जाएगी तो ये शायद जान छूट जाए और ये अमल जल्दी करना है वरना लड़की शायद बच ना पाए। और ये बताया कि दुर्गा अस्तम की रात से पहले
ये सारा काम करना है, क्योंकि उससे पहले मतलब उस दिन ये अगर काम नहीं हुआ तो काम खत्म हो जाएगा। तो उस सारी चीजों में ये कहते हैं कि ये लग गए, और दुर्गास्तम से 2 रातें पहले ये कहते हैं गांव के अंदर रात में औरतों के हंसने की आवाजें आने लगी, और पायलों की आवाजें आने लगी, छन 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 करके कोई रातों को भागता। और ये कहते हैं कि गांव वाले कहते हैं कि उन कुछ लोगों ने उन गांव में देखा कि किसी की बीवी दुल्हन के जैसे कपड़े पहने हुए और जेवरों के साथ नंगे पैर भागती फिर रही है गांव के अंदर। तो इसी तरह अगली रात अक्षय और इनकी वालदा एकदम से रात में मतलब देखने लगे, तो इनको नहीं, वो लड़की नहीं मिल रही थी घर पे। वो अपनी बीवी की तलाश घर में कर रहा था अपनी वालदा के साथ कि कहीं बाथरूम में तो नहीं, कहीं यहाँ तो नहीं, कहीं वहां तो नहीं है। एक दोस्त ने उसको फोन किया गांव के, मैंने तुम्हारी बीवी को अभी खिड़की से निकल के भागते हुए देखा है। तो उसने अपने गांव के 15-20 लड़के जमा किए और उसकी तलाश शुरू की रात में। कहते ये हैं कि वो कहीं ना मिले, लेकिन पायलों की एक हवा में एक गूंज आ रही थी, तो फिर उस आवाज का पीछा करना शुरू किया। उस आवाज का पीछा करते करते ये गांव से बाहर खेतों में निकल गए, और खेतों के अंदर एक दरख्त पे पहुंचे तो देखा कि वो खुले बाल हुए हुए ऊपर दरख्त में बैठी हुई है, और कुछ बोल रही है जो समझ में नहीं आ रहा, और सिसकियां ले रही है। अक्षय ने नीचे गिर गिरा के रो के उसको कहा कि प्लीज वापस आ जाओ, नीचे आ जाओ। और बाकी जितने लड़के खड़े हुए थे वो ये देख के उनको जो जो आता था उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने कोई दुआ की, किसी ने कोई मतलब चीज पढ़ी, किसी ने चालीसा पढ़ा, जो जिसको आता था। कहते हैं वो ये जब शुरू हुआ सिलसिला तो कुछ देर में वो बेहोश होके नीचे गिरी। इसको लेके फिर ये लोग घर गए और घर में उसको रखा, और जितने लड़के थे उन्हें रात को बाहर पहरा दिया कि ये कहीं निकल ना जाए। अब ऐसा सिलसिला हो गया कि अगला दिन जो था वो दुर्गा अस्तम का था, और ये तैयारी अपनी कर चुके थे और प्रेपरेशन में थे कि उस शाम को अक्षय बगैर किसी वजह के मर गया। जब अस्पताल लेके गए तो पता चला कि ये हार्ट अटैक से मरा है, लेकिन इसको शायद टीबी भी लग गई थी किसी से, लेकिन वो बहुत इनिशियल थी। और ये होने के बाद फिर लड़की भी गायब हुई, और पता ये चला कि उसकी फैमिली उसको कहीं से ले गई या वो पहुंच गई। तो इसी तरीके से एक आदत फैमिली बर्बाद हो गई, और पता नहीं क्या हुआ फिर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी वैभव। और आज का ये सेशन था। आई होप एवरीवन हैप्पी। जिनकी स्टोरीज के लिए वो बार बार मुझे बोल रहे थे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल सेंडिंग इन वेरी लॉन्ग टेल्स, जैसे वैभव ने एक भेजी। तो आप भेजें थोड़ा सा, मतलब थोड़ा भेजें, कुछ मटेरियल तो भेजें। और जिन लोग की नाराज हैं कि मैं उनका अभी तक कुछ डाला नहीं है, मुझे रिमाइंडर डाल दिया करें जुम्मे के दिन कि भाई ये चीज़ मैं अभी तक आई नहीं है, तो मैं वो तलाश करके चला दूँ, निकाल दूँ। तो वंस अगेन स्टोरीज आप भेजते हैं, मैं यहाँ सुनाता हूँ। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग इन दीज ईमेल्स, वंडरफुल स्टोरीज, एंड सर्दियों को हम इंजॉय करने के लिए काम करते हैं। अगेन कोई
गलत चीज़ कोई चीज़ मैंने एक्सप्लेन बेहतर तरीके से नहीं किया, बताई नहीं या मिस कर दी, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और सऊद साहब और असद साहब, आई विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड। और दैट्स अबाउट इट। evil spells with the Z and 3 zeros@gmail मेरा ईमेल एड्रेस। और इंस्टाग्राम पे मैं evil spells के नाम से। तो अपडेट्स में अगर कुछ होता है इशू तो मैं उस पर डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, ताकि पीपल नो। और दूसरा ये कि प्लीज सेंड इन योर स्टोरीज, लव रीडिंग them, because this is my way of escaping menial tasks and the things I do to get by. So thanks again. This was episode 76. I hope you liked it. Uh, Again, thank you everyone for your patience and support. It was a tough week. Needed prayers as well. मामू ठीक हो चुके हैं तो अल्लाह का शुक्र है। तो थैंक्स अगेन, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।